बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लॉसेस से मुतल्लिक बात करने से पहले ज़रा हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि लॉस का सिचुएशन अराइज़ होता किस सूरत में है। लॉस उस वक्त अराइज़ होता है जब आपका खर्चा कुछ बढ़ जाए आपकी आमदनी से। ठीक है जी। सो अगर आपकी इनकम के मुकाबले में एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं ये लॉस हो गया। टैक्स लॉ की नज़र में 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपके पास: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इसमें सैलरी का हेड ऑफ इनकम ऐसा है कि जिसमें टैक्स लॉ कोई भी एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त ही नहीं देता, जबकि प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इन सब के लिए टैक्स लॉ ने एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, या तो अलाउेबल एक्सपेंसेस की फॉर्म में या फिर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि लॉस का सिचुएशन टैक्स लॉ की नज़र में उस वक्त अराइज हो सकता है जब आप इनमें से किसी हेड ऑफ इनकम में आमदनी कमा रहे हैं। सैलरी के हेड ऑफ इनकम में तो लॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब अगली चीज़ ये कि अगर आपका लेट्स से बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंस हो जाता है 100 और आपकी जो लेट्स से सेल्स हैं वो हैं लेट्स से 60, तो इसका मतलब ये है कि आपको लॉस हो गया है 40 का। अब ये जो 40 का आपको लॉस हुआ है और आपके पास बाकी हेड्स ऑफ इनकम में कुछ आमदनी है, लेट्स से 50 है और 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। तो अब मुझे इसका आंसर क्या बनाना चाहिए? 50, 60, 70, क्या ये 70 मेरी इनकम है? या मैं इस 40 को नेट ऑफ करके आंसर बनाऊंगा, यानी कि इट शुड बी 30। यानी 50 में से मैं 40 को पहले नेट ऑफ कर लूँ और 10 बचेगा और बाकी ये दो दफ़ा 10 ऐड करूँगा तो 30 आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने बिज़नेस के लॉस को जब यहाँ पे 30 आंसर बनाया तो मैंने एडजस्ट कर लिया, तो इसका मतलब मैंने इस लॉस को क्या किया है? सेट ऑफ। तो पहली तो ये टर्म आप जहन में रखें कि जब आपको किसी हेड ऑफ इनकम में लॉस हो जाए और आप उसको उसी साल में किसी और हेड ऑफ इनकम की आमदनी के अगेंस्ट माइनस कर रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड सेट ऑफ। इसके लिए कुछ कानून टैक्स लॉ ने बताए हैं, आपको वो कानून मालूम होना चाहिए कि क्या मैं किसी लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मैंने सेट ऑफ नहीं किया, या अगर यानी कि अगर मैं ये वाली सिचुएशन में हूँ, यानी कि मैंने इस 40 को अपनी किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि 40 का लॉस अब इस साल में, जो कि टैक्स ईयर लेट्स से 1 में हम ये कैलकुलेशन अगर बना रहे थे, तो टैक्स ईयर 1 में ये 40 का लॉस तो मैंने कहीं पे भी एडजस्ट नहीं किया और मैंने ये 50, 60 और 70 की इनकम इसके ऊपर टैक्स वर्कआउट कर लिया, इसको टैक्सेबल इनकम बनाया और फिर इसके ऊपर टैक्स वर्कआउट किया। तो इसका मतलब ये 40 का जो लॉस है ये तो अभी कहीं माइनस हुआ ही नहीं, तो फिर ये अगले साल टैक्स ईयर 2 में दोबारा से मैं कंसिडर करूँगा कि क्या मैं इस लॉस को अब एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब ये जब लॉस एक साल में कहीं इस्तेमाल नहीं होता और अगले साल चला जाता है और फिर अगले साल में हम उसके बारे में अगेन जो टैक्स लॉ की प्रोविजन उसकी रोशनी में ही देखते हैं कि क्या हम इसको किसी इनकम के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं या नहीं। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ठीक है जी। सो ये दो टर्म्स हैं, नंबर वन was set off of loss and the number second is carry forward of loss. सो यही दो टर्म्स आपको यहाँ लिखी दिखाई देंगी कि सेट ऑफ लॉस की सूरत में हमने कौन कौन से कवानीन को फॉलो करना है और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की सूरत में हमने किस किस कानून को फॉलो करना है। तो सेट ऑफ लॉस पे सबसे पहले जाते हैं कि हमारे पास टोटल हेड्स ऑफ इनकम हैं कितने। सो हमारे पास सैलरी का हेड ऑफ इनकम है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। और हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, इनको अलग रखा जाता है, इनको मिक्सअप नहीं किया जाता। स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलग हेड ऑफ इनकम ट्रीट किया जाता है लेकिन वो रहता बिजनेस के हेड ऑफ इनकम के अंदर ही है। इसी तरह जो कैपिटल गेन्स हैं, कैपिटल गेन्स में सिक्योरिटीज़ एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इमूवेबल्स एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और इसके अलावा भी कोई कैपिटल गेन्स आपके हो सकते हैं इस हेड ऑफ इनकम में। तो इसलिए इसके अंदर 3 तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। सो लॉस हमारे पास इनमें से किसी भी हेड ऑफ इनकम में आ सकता है। सिर्फ किस हेड ऑफ इनकम में लॉस नहीं आ सकता, वो सैलरी का हेड ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त ही नहीं होती। अब ये जब हमारे पास लॉस किसी इनमें से किसी भी एरिया में अगर आ जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है इनकम भी इनमें से ही किसी एरिया में होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम यही जो सारी
हमने यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम लिखे थे, इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। और अब हमारी ये वाली साइड होगी कि जहाँ पे हमारे पास इनकम्स होंगी, और ये वाली साइड होगी हमारे पास जहाँ पे हमारे पास लॉसेस होंगे। ठीक है। सो हमारे पास जब भी सवाल में एग्जामिनर ने हमें दिया हो कि किसी हेड ऑफ इनकम में उस लॉस है, तो मैं फ़ौरन से लॉस को यहाँ पे रख लूँगा। और फिर उसने साथ में एग्जामिनर ने ये बताया होगा कि मेरे पास कुछ इनकम्स हैं, तो मैं इनकम्स जिस जिस हेड ऑफ इनकम में यहाँ पे रख लूँगा। और फिर मैं इस कम्बिनेशन को देखूँगा कि मैं कौन से लॉस को किस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो जो सैलरी का हेड ऑफ इनकम है, इसके अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अगर मेरे पास सैलरी में 100 रुपये पड़े हैं और मेरे पास स्पेकुलेशन बिजनेस में 50 रुपये का लॉस है, तो अब मैं इस 100 रुपये की सैलरी इनकम के अगेंस्ट 50 रुपये के इस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स लॉ ने ये कहा है कि सैलरी के हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट आप कोई लॉस एडजस्ट नहीं करेंगे। आपकी जो कैलकुलेशन होगी ना, वो ये इस फॉर्मेट पे ही बन रही होगी। ये जो हमारा मेन 5 हेड्स ऑफ इनकम है, यानी सैलरी का हेड ऑफ इनकम में 100 रुपये की आमदनी और बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में 50 रुपये का लॉस। अब मैंने जब ये डिसाइड करना होगा कि क्या 50 को माइनस करूं या ना करूं, तो फिर मैं इस कैल ये जो मेरा मैट्रिक्स वाला मेथड है इसके ऊपर जाऊंगा, अपनी वर्किंग में इस चीज़ को फाइंड आउट करूंगा कि अच्छा यार, लॉस आ रहा है बिजनेस से, इनकम आ रही है सैलरी से, तो ये तो एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं दी टैक्स लॉ ने। तो यहाँ से ये फ़ैसला करके मैं इधर वापस आ जाऊँगा और अपनी जो इनकम है वो 100 बनाऊँगा, इस 50 को एडजस्ट नहीं करूँगा। ठीक है? सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। तो ये हमारा बेसिकली समझ लें कि एक रफ वर्क होगा, जो हम ये फाइंड आउट करने के लिए कर रहे होंगे। ये जो इस स्लाइड पे जो भी चल रहा है, ये एक सॉर्ट ऑफ वर्किंग है, जिससे मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा कि क्या मैं लॉस को दी गई इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसी तरह जो ये सैलरी का हेड ऑफ इनकम है, इसके अगेंस्ट कोई भी लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये वाला तो खाना ही समझे निकाल दें। सैलरी के हेड ऑफ इनकम को आप अपने माइंड से ही इग्नोर कर दें कि लॉस के चैप्टर में ना इसने लॉस कंट्रीब्यूट करना है और ना ही किसी हेड ऑफ इनकम का लॉस इसने एब्जॉर्ब करना है। अब आ गई प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम। अगर प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में मेरे पास लॉस आ जाए, तो मैं उसको किस किस हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी से, किसी और प्रॉपर्टी से आमदनी है उसके अगेंस्ट कर सकता हूँ। स्पेकुलेशन बिजनेस से आमदनी है वहाँ से कर सकता हूँ, नॉन स्पेकुलेशन से कर सकता हूँ। सिक्योरिटी और इमूवेबल चूँकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसके अगेंस्ट मैं लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकता। और बाकी किसी भी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। सो टैक्स लॉ ने सिर्फ ये मना किया है कि आप ये ना करें, बाकी किसी भी हेड ऑफ इनकम से अगर आमदनी है तो इसको एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट इज़ कि अगर मेरे पास स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है, तो टैक्स लॉ ने कहा है कि आपका स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की आमदनी के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। ये किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट आपने एडजस्ट नहीं करना है। नॉन स्पेकुलेशन के केस में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में किया है। सिक्योरिटीज़ का लॉस अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी का हेड ऑफ इनकम है उसके अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। सो सिक्योरिटी का लॉस ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ सिक्योरिटी, किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट को एडजस्ट करने की इजाज़त नहीं है। इमूवेबल्स के केस में भी ऐसा ही है। ऑल द इमूवेबल्स चूँकि हर ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है, तो इसको तो आप समझें कि ये कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होता है। इमूवेबल में अगर गेन है तो वो कैपिटल गेन टैक्स उसी टाइम आपकी ट्रांजैक्शन के टाइम ही हो रहा होता है सारे का सारा। तो इसमें इतना प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इसमें मार्जिन ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली स्पीकिंग आई कैन से कि हाँ ठीक है, इमूवेबल का लॉस इमूवेबल के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लें फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं होता। ओके जी, नेक्स्ट इज़ कैपिटल गेन्स अदर्स, कि इसका जो लॉस है वो अदर्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। टैक्स लॉ ने ये तो मना नहीं किया कि आप इसको सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सिक्योरिटीज़ का चूंकि अगेन कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है वो एनसीसीपीएल काट रहा होता है। तो अब एनसीसीपीएल मैकेनिज़्म अगर हम जहन में रखें, तो फिर अगेन उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आप कोई कैपिटल गेन्स में अगर आपके पास कोई लॉस आ रहे हैं, लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर है और उसमें आपको लॉस हो गया डिस्पोजल में, तो इसका मतलब कैपिटल गेंस के हेड ऑफ इनकम में एक लॉस है। और अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ में गेन है, तो आप उसके अगेंस्ट टैक्स लॉ की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट
मुझे समझ नहीं आता क्योंकि एनसीसीपीएल का जो एक मैकेनिज़्म है वो रियल टाइम टैक्स डिडक्ट कर देता है आपके ट्रांजैक्शन से। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस ही रखा है, मैंने इसको टिक नहीं लगाया है। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आपके पास बहुत सारा मार्जिन अवेलेबल है, सिर्फ जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आप इसको थोड़ा सा या अगर याद रखने की कोशिश रखें तो इसमें आप यूनिक आइटम्स देख लें कि एक स्पेकुलेशन बिजनेस, उसके बाद जो आपके दो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है सिक्योरिटीज और मूवेबल्स, और तीसरा कैपिटल गेंस। बाकी जो मामलात हैं वो एक जैसे ही हैं। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और प्रॉपर्टी इनकम, इनका एडजस्टमेंट का रूल एक जैसा ही है। ठीक है जी। ओके, अगर आपके पास मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम से लॉस आ जाए तो आप बिजनेस के लॉस को सबसे आखिर में एडजस्ट करें। यानी कहने का मतलब ये कि अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी लॉस है और बिजनेस में भी लॉस है, लेकिन आमदनी सिर्फ प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में है, तो पहले कौन सा लॉस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे आप? अदर सोर्सेज वाला। बिजनेस को सबसे आखिर में एडजस्ट किया जाएगा, बिजनेस के लॉस को। इसी तरह लॉस फ्रॉम इनकम विच इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल नॉट बी ट्रीटेड। अगर कोई आमदनी एग्जाम थी तो फिर उस किस्म की आमदनी से लॉस को भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे हमने कैपिटल गेंस के चैप्टर में पढ़ा कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का शेयर है आपके पास, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है, तो अब उसका जो शेयर है उसके कैपिटल गेंस के ऊपर टैक्स नहीं है। तो अगर उसी के शेयर को बेचें और कैपिटल लॉस हो जाए तो अगेन उस लॉस का कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि उसके गेंस टैक्सेबल नहीं है। एंड लास्ट थिंग इज कि लॉस नॉट सेट ऑफ शैल बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली अगेंस्ट सेम हेड ऑफ इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट कि अब अगर मैं लॉस इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि आमदनियाँ कम थी या सेट ऑफ की इजाज़त नहीं थी तो फिर मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करूँगा। अब कैरी फॉरवर्ड जब हो जाएगा तो फिर टैक्स लॉ ने एक पाबंदी लगा दी कि वो सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट ही होगा। यानी अब वो एक टनल में है लॉस, अब वो अपना हेड ऑफ इनकम चेंज नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो मैट्रिक्स हमने अभी डिस्कस किया है, दिस इज़ ओनली फॉर करंट ईयर लॉसेस। ठीक है जी। और पाकिस्तान सोर्स इनकम के हों तो उन लॉसेस के लिए हम इस मैट्रिक्स को रेफ़र करेंगे। ठीक है जी। और अगर आपने लॉस को अब कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो इसका मतलब वो अगले साल की आमदनी के अगेंस्ट फिर एडजस्ट होगा। अब कैरी फॉरवर्ड कहाँ कहाँ पे अलाउड है? सो अगेन वही हेड्स ऑफ इनकम उठा लेते हैं जो भी हमने पीछे डिस्कस किए थे, और इसमें सैलरी में तो लॉस हो नहीं सकता। प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने से टैक्स लॉ ने मना कर दिया है। स्पेकुलेशन बिजनेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 6 साल तक, और अर्लीस्ट टैक्स ईयर को कोशिश करें कि पहले एडजस्ट करें। ये जो बात लिखी थी ना कि अ लॉस फ्रॉम अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। अब मेरे पास बिजनेस में है स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस में है 10 का लॉस, सैलरी में इनकम है 100 की। तो अब पहले तो मैं सेट ऑफ का कानून देखूँ, क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ? तो सेट ऑफ में हमने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि सैलरी के अगेंस्ट तो एडजस्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब इस साल मेरी इनकम तो हो गई 100, इसी के ऊपर मैं सारी टैक्स की कैलकुलेशन बेस करूँगा। अब ये जो 10 था ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये इस्तेमाल तो हुआ नहीं। सो टैक्स ईयर 1 को हम क्लोज़ कर देंगे और टैक्स ईयर 2 में आ जाएंगे। जो टैक्स ईयर 2 है उसमें फिर देखेंगे। अब जब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है लॉस तो फिर टैक्स लॉ ने कहा है कि अब ये हेड ऑफ इनकम चेंज नहीं करेगा अपना। तो मतलब ये है कि अगले साल दोबारा देखूंगा मैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस में आमदनी है या नहीं। तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे पास दोबारा 20 का लॉस हो जाता है और मेरे पास लेट्स से 30 की सैलरी इनकम है और 40 का प्रॉपर्टी इनकम है, तो अब क्या होगा? अब मेरे पास एक कैरी फॉरवर्ड होकर स्पेकुलेशन का लॉस आ रहा है और एक करंट ईयर का लॉस है। अब स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, तो इसका मतलब मैं सैलरी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो एडजस्ट नहीं कर सकूंगा। अगेन उस मैट्रिक्स को आप रेफ़र कीजिएगा। तो इसका मतलब इनकम मेरी बन जाएगी 70 और मैं इसी 70 के ऊपर टैक्स अदा कर दूंगा। अब मैं आ जाता हूँ टैक्स ईयर जो मेरा अगला है 3। सो मैं टैक्स ईयर 3 पे जब आऊँगा तो अब मेरे पास टैक्स ईयर 1 का भी एक लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होता चला आ रहा है, टैक्स ईयर 2 का भी एक लॉस है जो कि 20 रुपये है, कैरी फॉरवर्ड होता चला आ रहा है।
स्पेकुलेशन बिजनेस का। और अब टैक्स ईयर 3 में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 15 रुपए की स्पेकुलेशन बिजनेस में आमदन है। तो अब मैं जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इस 15 के अगेंस्ट कौन सा एडजस्ट करूँ, ये 10 या 20? तो अब टैक्स लॉ ये कहता है कि अर्लीस्ट टैक्स ईयर को पहले करो। तो अर्लीस्ट टैक्स ईयर का लॉस है 10, तो पहले इस 10 को मैं एडजस्ट करूँगा। तो मेरे पास इनकम अब 5 बच गई। और अब इस 20 में से बाकी 5 निकालता हूँ। तो मेरा अब इस साल फ़र्ज़ किया है मैंने कि मेरी सैलरी प्रॉपर्टी इनकम कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस में आमदनी थी 15 रुपए। तो अब मेरी इनकम हो जाएगी ज़ीरो, और मैं अब ज़ीरो के ऊपर टैक्स, ज़ाहिर है मेरा ज़ीरो ही बनेगा। तो अब क्या हुआ कि मेरे जो लॉसेस थे उनको मैंने एडजस्ट कर लिया अपनी इनकम के अगेंस्ट। अब कितना लॉस एडजस्ट हुआ है? लॉस तो टोटल था 30 का, लेकिन एडजस्ट हुआ है 15। तो इसका मतलब ये जो टैक्स ईयर 2 में से 15 बचे हैं, ये फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और टैक्स ईयर 4 में जाके हम दोबारा इसका मुस्तकबिल सोचेंगे क्या करना है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी। सो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, लेकिन 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स तक होगा, उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड होना बंद हो जाएगा, यानी उसके बाद इस लॉस को आप कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। अर्लीस्ट टैक्स ईयर को पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लॉस ज़्यादा ज़यीफ़ हो चुका है उसका फ़ायदा पहले उठाएं। जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड करें, अर्लीस्ट टैक्स ईयर को पहले एडजस्ट करें। ये कुछ बातें लिखी हैं, इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी को हम 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इमूवेबल्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। अदर्स के केस में भी आप 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। सो सैलरी, प्रॉपर्टी, इमूवेबल्स, अदर सोर्सेज, सो इनके तो लॉस कैरी फॉरवर्ड, यानी अगले साल आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर उस साल में फ़ायदा ले सकते हो तो ले लो, बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ ज़ाया हो जाएंगे। सो इनको तो हम साइड पे कर देते हैं। अब जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम, उन सब में 6 साल ही हैं, सिवाय सिक्योरिटीज़ के केस में 3 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये जो 3 साल का कैरी फॉरवर्ड है, इसमें भी इन्होंने कहा कि अगर 2019 या उससे आगे का लॉस होगा तो ये जिस वक्त कैरी फॉरवर्ड इन्होंने पहले सिक्योरिटी में कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होता था, तो 2019 में जब अलाउ किया तो फिर साथ में उन्होंने कहा कि पुराना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब अभी ये अगर 2019 ना भी लिखा हो तो भी हमारा हमें हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर बनती, क्योंकि अब तो हम काफ़ी आगे आ चुके हुए हैं टैक्स ईयर के हिसाब से। ठीक है जी। सो अब हम ज़रा यहाँ पे ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले ज़रा इसका एक अंडरस्टैंडिंग ले लें फिगर वर्क के हिसाब से। और वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपका बिज़नेस जो है उसने सेल किया 1000 का, और आपके बिज़नेस ने जो एक्सपेंसेस किए वो किए 1800 के। अभी ये जो एक्सपेंसेस थे ये सारे अलाउएबल एक्सपेंसेस थे, यानी टैक्स लॉ ने जो परमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो वाले हैं सारे के सारे। तो ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास 800 का लॉस आ गया। अब बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में अगर लॉस हो तो टैक्स लॉ ये कहता है कि आप इन एक्सपेंसेस का ज़रा जाकर ब्रेकअप देखें, और ये फाइंड आउट करें कि इन एक्सपेंसेस के ब्रेकअप में क्या है। इन एक्सपेंसेस के ब्रेकअप में डेप्रिसिएशन कितना है और अदर देन डेप्रिसिएशन कितना है। ये टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है कि टैक्स लॉ आपसे कहता है कि आप देखो डेप्रिसिएशन कितना है इसमें और अदर देन डेप्रिसिएशन कितना है इसमें। सो इन एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देखना पड़ेगा। सब आप एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देखते हैं तो आपको पता चलता है जी कि 600 रुपये डेप्रिसिएशन है और बाकी 1200 रुपये, क्योंकि टोटल 1800 एक्सपेंसेस है ना, तो 1800 का टोटल मैंने पूरा किया है कि 600 डेप्रिसिएशन है और 1200 अदर देन डेप्रिसिएशन है। तो फिर टैक्स लॉ कहता है कि आपका ये जो लॉस है इसमें इस लॉस का ब्रेकअप ये बनता है कि ये डेप्रिसिएशन की वजह से 600 का लॉस है और बाकी 200 का लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन की वजह से है। ठीक है, प्रायोरिटी हम डेप्रिसिएशन को देंगे हमेशा। अगर मैं फिगर्स को थोड़ा चेंज करूं और मैं ये कहूं कि ये 800 रुपये का डेप्रिसिएशन है इस 1800 के ब्रेकअप में, और बाकी 1000 रुपये अदर देन डेप्रिसिएशन है। तो अब इस लॉस का ब्रेकअप क्या होगा? इस लॉस का ब्रेकअप ये होगा कि इसमें 800 का डेप्रिसिएशन है और अदर्स की वजह से ज़ीरो है।
मज़ीद चेंज करते हैं थोड़ा-सा कि अगर मैं कहूँ कि ₹1000 का डेप्रिसिएशन है और ₹800 अदर्स है और टोटल 1800 इस तरह से बनता है, तो हम बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन की वजह से 800 और ये ज़ीरो, ठीक है? सो बताने का मकसद ये है कि लॉस में ये फाइंड आउट करो कि डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस कितना है। उसके लिए एक्सपेंसेस में जाके डेप्रिसिएशन देखो कितना है। तो अब ये जो आपके पास 800 का ब्रेकअप बन रहा है, जैसे सिचुएशन 1 में 800 का ये ब्रेकअप बन रहा है, सिचुएशन 2 में 800 का ये ब्रेकअप बन रहा है और सिचुएशन 3 में 800 का ये ब्रेकअप बन रहा है। ठीक है? ये इंडिपेंडेंट समझ लेते हैं कि 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम इस सिचुएशन में हैं, तो हमारा लॉस का ब्रेकअप ये बनता है कि डेप्रिसिएशन की वजह से 600 है और अदर्स की वजह से 200 है। तो अब टैक्स लॉ कहता है जी कि ये जो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस है, इसका उसने एक नाम रखा टैक्स लॉ ने, और वो नाम है अनएब्ज़ॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और ये नाम देकर साथ में टैक्स लॉ ने ये कहा कि ये वाला जो लॉस है ये अप टू इन्फिनिटी, ये अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा और ये वाला लॉस 6 सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है जी। अब जरा इसको पढ़ें, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कुड बी कैरी फॉरवर्ड टू अनलिमिटेड टाइम। ये आप हमेशा कैरी फॉरवर्ड करें जितनी देर तक मर्जी करते रहें। लेकिन जो अदर देन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा वो 6 सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अब ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले साल की इनकम के अगेंस्ट फिर कहीं पे ये एडजस्ट होने लगेगा, और जब ये एडजस्ट होने लगेगा तो फिर आपको देखना ये होगा कि अगले साल की टैक्सेबल इनकम कितनी है जिसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। और अगर वो 10 मिलियन है या इससे कम है तो फिर तो आप एडजस्ट कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये 10 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर उस इनकम के 50% से ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट ये करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाकर आपको दिखाऊंगा कि ये 50% वाला रूल हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। बस अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होती है और उसको हमने अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो अब आखिरी बात कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के केस में है वो ये कि ये जब कोविड आया था तो ये होटलिंग का बिज़नेस बहुत डिस्टर्ब हुआ था। तो टैक्स लॉ ने एक रियायत दी है कि वो रेजिडेंट कंपनीज जो होटलिंग का बिज़नेस कर रही हैं उनके लॉसेस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की इजाज़त दे दी। बिज़नेस में चूँकि 6 साल तक अलाउड था तो इनको कहा, इनको थोड़ा सा एक समझें कि मेहरबानी कर दी इनके साथ कि आपका बिज़नेस बहुत मुतासर हुआ है तो आपको 8 साल के लिए आप लोग लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो ये होटलिंग बिज़नेस के लिए एक थोड़ी सी एक्सेप्शन मौजूद है। लेकिन अगेन ये चूँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इसलिए न्यूमेरिकली तो नहीं है, थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी का बात हो रही है और कंपनी का टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है। थ्योरेटिकली अलबत्ता कहीं पे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, एक एक दो लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस, सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि अगर कोई पार्टनरशिप बिज़नेस का लॉस हो, तो बिज़नेस चूँकि एक सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम द ओनर्स, तो पार्टनर्स कहीं उसको अपनी इनकम के अगेंस्ट उस लॉस को इस्तेमाल ना करें। सो पहले तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है टैक्स लॉ ने। दूसरा ये कि अगर लॉस आपका इनहेरिटेंस की वजह से बिजनेस में है, यानी एक आदमी है, मैं तो इसको एग्जांपलीफाई कर देता हूँ यहाँ पे कि मिस्टर ए ये कारोबार कर रहा है जिसमें फ़र्ज़ करें कि 4 करोड़ का लॉस हो गया। पोल्ट्री का काम कर रहा था, बर्ड फ्लू आया, अगले दिन सुबह उठे तो पता चला जी फॉर्म तो सारा तबाह हो गया। अब इसका एक दोस्त है मिस्टर बी, वो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, उसके पास को 8 करोड़ का प्रॉफिट आया पड़ा है, इसको रातों रात लॉस हो गया है। ये इसको कहता है यार ऐसा करो अपना कारोबार तुम मुझे बेच दो, तुम्हारे बिजनेस में 4 करोड़ का लॉस है, तुम ये मुझे बेच दो। औने पौने उसका कारोबार खरीदता है और फिर उसके इस लॉस को अपनी इनकम के अगेंस्ट, 4 करोड़ के लॉस को अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। और एफबीआर को बताता है कि जनाब मेरा तो 4 करोड़ का नुकसान हो गया। तो अब ऐसे आदमी को टैक्स लॉ इसके रास्ते को रोकता है और टैक्स लॉ ये कहता है कि जनाब अगर आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है और वो ख़रीदा है आपने, इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं आया, तो ये लॉस आप अपनी
बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ, ऑल्दो अलाउड है, बिजनेस का लॉस बिजनेस के अगेंस्ट अलाउड है, हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है जो उसकी सेट ऑफ की जो मैट्रिक्स है उसमें। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनहेरिट ये लॉस आपने बिजनेस एक्वायर किया है और आपका ऑब्जेक्टिव ये लगता है कि आप सिर्फ लॉस से अपने जेन्युइन बिजनेस के लॉस को कम प्रॉफिट को कम करें, तो ये लॉस की एडजस्टमेंट आपको अलाउड नहीं करेंगे हम। हाँ, अलबत्ता अगर मिस्टर ए का खुदा न खास्ता इसकी लॉस की वजह से तबीयत ख़राब हो और ये दुनिया से तशरीफ़ ले जाएं, और मिस्टर सी इसका बेटा है और फिर ये कारोबार उसके पास आ जाए, तो अब ये जो मिस्टर ए का कारोबार था, ये सी के पास आया है बरास्ता इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के रास्ते से अगर आया है, तो अब ये 4 करोड़ का लॉस सी बिल्कुल अपनी आमदनी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। So in case of business loss, it shall be available to successor only by way of inheritance, जो कि यहाँ पे भी हमने मिस्टर सी को देखा कि उसके पास इनहेरिटेंस के थ्रू आया था लॉस, एंड shall not be available to any other successor। तो ये एक्चुअली मिस्टर बी को कहा जा रहा है कि भाई आप ना बीच में ज़्यादा सियाने बने, आपको ये लॉस अवेलेबल नहीं है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का लॉस अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, ये वही अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, और इसमें 50% लिमिट का एक रूल है जो हम अगेन न्यूमेरिकल में देखेंगे। बिजनेस का लॉस, स्पेकुलेशन का लॉस, कैपिटल लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड अनलेस डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन फ्लां फ्लां। सो ये रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला जो हमारा चैप्टर है, उसमें हम इन सेक्शंस को देखेंगे। और टैक्स लॉ बेसिकली रिक्वायर ये कर रहा है कि चूंकि पाकिस्तान में सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, उसमें बताते हैं कि मेरी ये आमदनी है, ये खर्चा है। तो अब अगर लॉस भी अपनी मर्ज़ी से आप बताना चाहते हैं, तो ज़रा उस लॉस को पहले वेरीफाई करवा लें। अगर वो लॉस बिजनेस का है, स्पेकुलेशन का है या कैपिटल लॉस है, तो कमिश्नर के पास अपने कागज़ लेकर जाएं और उससे एक ऑर्डर इशू करवाएं कि जनाब वाकई मेरे पास ये लॉस है, और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले सालों में बेशक इस्तेमाल करें। सो यहाँ पे थोड़ी खुली छुट्टी नहीं दी टैक्स लॉ ने कि अपनी मर्ज़ी से लिख लो लॉस भी। एक्सपेंसेस में तो आपको रियायत दी भी है ना कि आप सेल्फ असेसमेंट स्कीम में खुद से बताएं आपका एक्सपेंस कितना है, लेकिन वो नहीं है। लॉसेस के केस में ये खुली छुट्टी नहीं है, वो असेस करवाएं पहले जाके कमिश्नर से, उसका एक फ़िगर वर्कआउट करें कि जी हाँ वाकई इतना लॉस है, और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। ठीक है। साथ में एक छोटी सी बात फॉरेन लॉसेस की भी कर ही लेते हैं ताकि ये मामला भी ख़त्म हो जाए। फॉरेन लॉसेस क्या है जी, कि आपका जैसे जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान सोर्स हो सकता है या फॉरेन सोर्स, तो हम फॉरेन सोर्स के लॉसेस की बात करें, और इसमें टैक्स लॉ ने ये कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही हेड ऑफ़ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, किसी और हेड ऑफ़ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कि फॉरेन सोर्स इनकम में अगर लॉस होगा, तो ये वाला मैट्रिक्स मेरे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए है। फॉरेन सोर्स इनकम में अगर लॉस होगा, तो वो सेम हेड ऑफ़ इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। फॉरेन लॉस फ्रॉम अ हेड ऑफ़ इनकम इफ़ नॉट एडजस्टेड इन रेलेवेंट टैक्स ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स। तो आप उसको 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे किसी हेड ऑफ़ इनकम का नाम नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि अगर फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस है, तो खुशी से कैरी फॉरवर्ड करो। जो यहाँ पे मसला था, यहाँ पे मसला क्या था कि ये तो खैर होता ही नहीं है, फॉरेन सोर्स में भी नहीं होगा। ये नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब अगर ये सारा ये सारा पाकिस्तान सोर्स इनकम, अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम में लॉस है, तो ये आप इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉरेन सोर्स इनकम में लॉस है, तो फिर आप टैक्स लॉ ने कोई हेड ऑफ इनकम का नाम लिए बगैर कहा है कि आप 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड करें। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लें, अदर सोर्सेज है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अलाउड है, अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस है तो। इन केस देयर इज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फॉर मोर देन 1 टैक्स ईयर, तो अर्लीस्ट टैक्स ईयर को सबसे पहले सेट ऑफ करें। सो यहाँ से हम ये 3 नतीजे निकाल सकते हैं। लॉस फ्रॉम फॉरेन सोर्स इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम। इसी तरह लॉस फ्रॉम फॉरेन सोर्स इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम अंडर फॉरेन सोर्स इनकम। आप सिर्फ और सिर्फ अगर बिजनेस का लॉस है, बिजनेस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। प्रॉपर अदर सोर्सेज का लॉस है, अदर सोर्सेज के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। कैरी फॉरवर्ड होके भी सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। लॉस फ्रॉम फॉरेन सोर्स इनकम कैन
only be carried forward to 6 subsequent tax years. यहाँ पे आखिर में एक चीज़ शायद आपको कभी पढ़ते हुए ये कन्फ्यूजन आ जाए कि पाकिस्तान सोर्स इनकम से अगर लॉस हो जाए तो क्या मैं फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ? ठीक है, सो अगर यहाँ पे लॉस है तो क्या उधर एडजस्ट कर सकता हूँ, इनकम यहाँ पड़ी है? और अगर यहाँ पे लॉस है और यहाँ इनकम पड़ी है तो क्या इधर एडजस्ट कर सकता हूँ? तो पहली चीज़ तो ये कि ये तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ये सख्ती से मना है कि फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस आप पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन सोर्स इनकम के लॉस के लिए टैक्स लॉ ने कहा है कि इट कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेम हेड ऑफ इनकम। तो इसका मतलब ये तो स्पेसिफिकली मना है। लेकिन पाकिस्तान सोर्स इनकम का लॉस फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है या नहीं, यहाँ पे लॉ ने क्लियरली कुछ नहीं बोला, लॉस साइलेंट है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है, मैं ये मेरा ओपिनियन है। ऑल्दो अगर किसी का इससे डिफरेंट ओपिनियन हो तो फिर अगर वो कोई मुझे इसका कोई एविडेंस बताएं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। लेकिन ये प्रोहिबिट नहीं कर रहा कहीं पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि आप पाकिस्तान सोर्स इनकम का लॉस फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसलिए मेरे ख्याल से ये एडजस्ट हो सकता है। पाकिस्तान सोर्स इनकम के लॉस को आप फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें थोड़ा-सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकैलिटी इसकी क्या बनती है, क्योंकि प्रैक्टिकैलिटी थोड़ी-सी मुश्किल बनती है कि आप पाकिस्तान सोर्स इनकम का लॉस फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर लें। तो इसलिए इसमें बहरहाल कन्फ्यूजन एक एग्जिस्ट करता है, और थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये एक परमिटेड है लॉस एडजस्टमेंट। प्रैक्टिकली ये नहीं हो पाती है, तो देयर रिमेन्स अ कन्फ्यूजन। तो इसलिए हम चूँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे होते हैं और हमने थ्योरेटिकली जितना हमारा लॉ सिलेबस में है उसी के मुताबिक करना होता है कैफ लेवल में, तो इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि आप पाकिस्तान सोर्स इनकम का लॉस फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर लो। ठीक है जी, बाय गिविंग फुट नोट टू द एग्जामिनर कि जनाब ये चूँकि प्रोहिबिटेड नहीं है इसलिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट। इसमें अब आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।